Morning with Farah. वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम अपनी सुबह का आगाज़ करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के साथ, बल्कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स के साथ कि जिससे आप भी कहीं भी बैठे हैं और कोई आपसे पूछे कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, तो आप भी कह सकती है नेचुरल ब्यूटी है। इनफैक्ट ब्यूटी हमेशा नेचुरल होती है। अल्लाह ताला ने हमने जो जैसा बनाया है वो खूबसूरत है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसको अच्छे से लुक आफ्टर करने का भी हमारे पास सलीका और तरीका होना चाहिए। सो वी विल ट्राई, आई विल डेफिनेटली ट्राई अपने इस प्रोग्राम में कि वो लोग जिनसे मैं हमेशा जिन पर ट्रस्ट करती हूँ उनसे आपकी मुलाकात ज़रूर हो। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया, एंड वन सच पर्सन व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ़ योर ब्यूटी, टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन एंड हेयर, तो उनका नाम है डॉक्टर नदा। सो आई वुड लाइक टू वेलकम हर इन शो अगैन। एस्थेटिक फिजिशियन है डॉक्टर नदा। क्या हाल है? डॉक्टर नदा कैसी है? So good to see you. कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? बैठिए। सो पहले तो हमें बताइए कि नेचुरल ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है एंड हाउ वी कैन हैव द नेचुरल ब्यूटी। जनरली आई थिंक एवरीबडी इज़ नेचुरली ब्यूटीफुल। जब आप अपनी यूथ की पीक पे होते हो, आपकी स्किन अमेजिंग होती है, आपकी जो अंदर कोलेजन बन रही होती है वो टॉप पे होती है, वो पीक पे होती है, ये ग्लोइंग एक अंदर से ग्लो आता है। नेचुरली आपको ख़ुद को ब्यूटीफुल रखने के लिए एक तो प्रॉपर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी स्किन के मुताबिक। अब अगर कोई एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो रही है और वो बहुत अच्छा है, वो हो सकता है कुछ स्किन्स के लिए अच्छा हो और कुछ के लिए ना हो, ठीक है। और दूसरा कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो बड़ी नेचुरली आपकी स्किन को खुद ही रिजुविनेट करते हैं, अंदर से खुद ही हील करते हैं। वो तो हमें ज़रूर बताइए कि वो कौन से। हाँ जी, वो अब हर कोई सोचता है कि एस्थेटिक्स जो है वो सिर्फ बोटॉक्स और फिलर्स तक ही महदूद है, ऐसे नहीं है। आपके अपने जो स्किन की रिजुविनेशन है, जो हीलिंग है, हम उसको भी इंड्यूस कर सकते हैं, उसको खुद से हम बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें एक ट्रीटमेंट आता है, लेज़र्स हैं जो जिनसे हम कर सकते हैं, और उनके लोगों को लगता है कि जी कैंसर हो जाते हैं लेज़र से, इस तरह से नहीं। दीज आर FDA अप्रूव्ड, इनके ऊपर रिसर्चेस हुई हैं, उसके बाद FDA ने अप्रूव किया है। देयर आर नो चांसेस ऑफ कैंसर, स्किन कैंसर्स और एनी काइंड ऑफ कैंसर्स विद इट, दे आर वेरी सेफ। ठीक है। और हाँ जी, कुछ लेज़र्स हम प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करते टू बी ऑन द सेफ साइड, राइट, लेकिन जनरली सेफ हैं। इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड PRP जो हम करते हैं। आपका अपना ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स निकालते हैं, उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में आपके फेस में डाल देते हैं, उससे आपकी स्किन खुद से हील करना शुरू करते हैं। ठीक है। सो ये एक मेरा बड़ा फेवरेट ट्रीटमेंट है और डॉक्टर नदा इसे बड़ी अच्छी तरह से करती हैं। इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन चूँकि हम अर्ली मॉर्निंग में बात कर रहे हैं, सो अर्ली मॉर्निंग रूटीन के बारे में कुछ हमें बता दीजिए। और फिर जैसे आजकल बहुत सारे लोग हाइलुरोनिक एसिड और पदरीन सेरामाइड्स एंड बहुत सारे और ऐसी चीज़ों का जिक्र करते हैं, उनके बारे में भी हमें बता दीजिए, एंड देन वी विल टॉक अबाउट PRP एज़ वेल। ठीक है। सो आप सुबह उठते हैं, यूज़ अ फेस वॉश जो आपकी स्किन के मुताबिक हो। ऑयली अगर स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेज़ आर गुड, या स्पेशली फॉर ऑयली स्किन जो फेस वॉशेज़ होते हैं वो यूज़ करें। ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के मुताबिक करें, उसके अंदर सेरामाइड्स वगैरह होते हैं फेस वॉशेज़ में, तो एक तो वो देखें आप। उसके बाद मॉइस्चराइजेशन, वेदर यू हैव ऑयली स्किन या आपकी ड्राई स्किन है, आपने मॉइस्चराइज ज़रूर करना है फेस को। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है जो आप यूज़ करेंगे, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स या वेरी क्रीमी मॉइस्चराइजर्स आप यूज़ करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड का जो तरीका है वो ये है कि वो एक हाइड्रेटिंग एजेंट है, वो मॉइस्चराइज़र नहीं है, वो आपकी स्किन के अंदर पानी जमा करके उसको ग्लो करवाता है, ठीक है, बेसिकली हाइड्रेट करता है। तो आपने उसको गीले स्किन पे लगाना होता है, हल्के गीले चेहरे पे। अगर आप उसको ड्राई स्किन पे लगाएंगे तो वो मज़ीद आपकी स्किन को ड्राई कर देगा। राइट। सो एवरीबडी कैन यूज़ इट। जिनकी ऑयली स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जिनकी ड्राई स्किन है वो भी, और जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपने बड़ी इफेक्टिव एक बात बताई कि हाइलुरोनिक एसिड को हमेशा वेट स्किन हल्की मॉइस्ट स्किन पे लगाते हैं, बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड पानी चूसता है, ठीक है। और अगर उसको, जैसे स्पेशली सर्दियों में हमारी ह्यूमिडिटी कंटेंट कम होता है, अगर उसको बाहर से ह्यूमिडिटी से वो पानी नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो आपके स्किन का पानी चूसेगा बाहर, तो उसको ड्राई कर देगा। ठीक है।
तो अगर तो ह्यूमिड इन्वायरमेंट है उसमें आप नॉर्मल स्किन पे लगा सकते हैं, लेकिन ड्राई वेदर में मेक श्योर कि आपकी स्किन मॉइस्ट हो। अच्छा, और क्वांटिटी कितनी हो, कितनी क्वांटिटी में हमें अप्लाई करना चाहिए, और क्या जब फेस पे हम अप्लाई करते हैं तो क्या नेक भी इसमें साथ इंक्लूड होना चाहिए? बिल्कुल इंक्लूड होना चाहिए, बिकॉज नेक पे भी एजिंग आ रही होती है और बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं तो उनका नेक और फेस में बहुत डिफरेंस होता है, एंड दैट इज़ बिकॉज वो बहुत निगलेक्टेड एरिया होता है। सनब्लॉक भी लगाना है आपने नेक पे, ठीक है, और आपने मॉइस्चराइजर भी लगाना है, हाइलुरोनिक एसिड भी लगाना है। हाइलुरोनिक एसिड आपके फेस को प्लम्प करके आपके रिंकल जो फाइन जो पतले वाले छोटे छोटे रिंकल्स होते हैं उसको भी वो भर देता है, तो यू गेट अ एंटी एजिंग सॉर्ट इफेक्ट उससे आ जाता है। सो हाइलुरोनिक एसिड इज़ वेरी, इट इज़ नॉट एन एसिड, वो जिस तरह से कहते हैं ना कि एसिडिक होती है, वो उस तरह की नहीं होती, वो बेसिकली हाइड्रेट करती है आपके स्किन को। अच्छा, नियासिनामाइड जो है ये भी बड़ा आजकल बज़वर्ड है और बहुत सारे लोग उसको भी अपनी नाइट रिजीम में शामिल करते हैं, तो क्या हाइलुरोनिक एसिड और नियासिनामाइड जो है इनको मिला के लगाना चाहिए या अलग अलग ऑल्टरनेट बेस पे? कॉम्बिनेशंस भी आई हुई हैं मार्केट में और मिला के भी लगा सकते हैं, अलग अलग से भी लगा सकते हैं। नियासिनामाइड आप मॉर्निंग्स में भी लगा सकते हैं, ठीक है। रेटिनॉल्स जो हैं वो जनरली डे में नहीं लगाते क्योंकि वो सूरज के साथ फोटो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उससे, तो वो सिर्फ रात को लगानी है। विटामिन सी सीरम्स रिकमेंडेड होती हैं सुबह लगाना, बिकॉज़ वो आपके जो ऑक्सीजन रेडिकल्स जो गंदे केमिकल्स बनते हैं धूप से उसको ख़त्म करती हैं, तो वो अगर आप सुबह लगाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा वो आपके डार्क स्पॉट्स को बेहतर करते हैं, ब्राइट करते हैं आपके फेस को, एंटी एजिंग है, कोलेजन इंडक्शन करता है विटामिन सी। नियासिनामाइड बेस्ट होता है अगर आपकी थोड़ी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है और आपको बहुत सारे पोर्स हैं, सो इट रियली हेल्प्स विद पोर्स, ऑब्वियसली साथ ब्राइटन भी करता है और एक्ने प्रोन की स्किन के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपके एक्ने प्रोन स्किन है या ऑयली है या बहुत सारे पोरस स्किन है, यूज़ नियासिनामाइड इन द मॉर्निंग और रेटिनॉल एट नाइट। रेटिनॉल का मतलब है हाइलुरोनिक एसिड? नहीं, रेटिनॉल स्पेशली एक विटामिन ए से बनी हुई चीज़ है जो आपकी एंटी एजिंग करती है, ठीक है, बेसिकली, और वो बहुत सारे एंटी एजिंग क्रीम्स में यूज़ होती है। बट इसकी ट्रिक ये है कि यू हैव टू यूज़ इट, इसको लंबे अरसे के लिए यूज़ करना होता है, ये नहीं कि आपने 10 दिन यूज़ किया बोले जी मेरी तो स्किन लिफ्ट नहीं हुई। तो जनरली ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हम अगर इफ़ यू कंबाइन देम विद ट्रीटमेंट्स तो उसका 100% ज़्यादा रिजल्ट आता है। ठीक है, सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बहुत ज़्यादा आपको यानी डेली अपनी स्किन के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर आप डेली चाहें कि आपकी स्किन जो है वैसी ही रहे जैसे कि वो थी और उस पर वक्त के असरात ना हो। अब हम आते हैं PRP की तरफ, जिसका जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त सा ट्रीटमेंट है। पहले तो मुझे बताइए कि ये इतना पॉपुलर क्यों पूरी दुनिया में, इसको मतलब वैम्पायर फेशियल भी शायद कहते हैं या इस तरह से इसके नाम इसमें डिफरेंट वो है एक्चुअली। PRP सबसे जो इसकी बेस्ट बात ये है कि आपके अपने ब्लड में से हम निकालते हैं और ब्लड स्टेम सेल्स निकालते हैं और उसी को इंजेक्ट करते हैं बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट्स में आपके फेस पे। सो इसका लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो कोई डिफरेंट केमिकल नहीं डाल रहा है आपके फेस में, आप ही के ब्लड में से निकाल के डाल रहा है, ठीक है। सो कोई रिएक्शंस उस तरह से आपकी फेस पे नहीं होते। दूसरी बात यह कि इट इज़ वेरी गुड फॉर हीलिंग। जनरली इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जहाँ पे हमारी इंजरी होती है, कहीं पे भी हमें कोई कट लगता है, कुछ होता है, वहाँ पे प्लेटलेट्स आते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं और वहाँ पे कोलेजन बनती है, नया टिश्यू बनता है। तो उसी चीज़ को जहन में रखते हुए हम एक कंट्रोल्ड इंजरी, वही प्लेटलेट्स निकाल के हम उस जगह पे जहाँ पे हमें जैसे बालों के लिए यूज़ होती है, फेस की रिंकल्स के लिए यूज़ होती है, हम वहाँ पे वो डाल देते हैं उसी PRP को। तो बॉडी को ये समझ आती है कि यहाँ तो प्लेटलेट्स आ गए हैं, ग्रोथ फैक्टर्स आ गए, तो वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। एक कंट्रोल्ड इंजरी टाइप दे देते हैं हम उसको, ठीक है। और फिर उससे ये है कि कोलेजन बननी शुरू हो जाती है, स्किन रिजुविनेट होनी शुरू हो जाती है। अब PRP लगाने के डिफरेंट तरीके हैं, आप उसको इंजेक्ट भी कर सकते हो, आप इसको इंजेक्ट के साथ माइक्रो नीडलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। जो एक पेन होता है या कोई रोलर्स होते हैं उसे आप हल्के से स्किन के ऊपर ग्लाइड करते हो उसको, तो वो छोटे छोटे चैनल्स बनते हैं, तो उससे मज़ीद कोलेजन इंड्यूस होती है और मज़ीद एंटी एजिंग आते हैं, ठीक है। सो किन लोगों के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है और किस एज से PRP शुरू कर देनी चाहिए? इट रियली डिपेंड्स। कुछ लोग जैसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस होते हैं जिनके 20 साल की उम्र में बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, तो इससे पहले कि आपके बाल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए आप PRP स्टार्ट टाइमली कर दें, ठीक है। स्किन अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्ने है, लोगों को एक्ने में भी PRP इंजेक्ट करते हैं तो बहुत जल्दी वो बेहतर होता है, और एक्ने के जो खड्डे बनते हैं उसमें भी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। वो जो आपने वैम्पायर फेशियल की बात की थी, वो एक्ने के खड्डों के लिए जनरली या एंटी एजिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो डीप माइक्रो नीडलिंग करते हैं, ठीक है। और वो लगता बहुत पेनफुल है लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या है, हाँ।
किस तरह से हो रहा है। PRP इसमें सिर्फ स्किन के अलावा बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है, जैसे डायबिटीज़ है जी, डायबिटिक्स में जो आपके नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं बन जाते हैं ना, ये जो गैंग्रीन बन जाती है वो ठीक नहीं होती, पेन नहीं हो रहा होता तो वो मज़ीद वर्स होते जाते हैं, उसमें हेल्प है। वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। घुटने की मैंने देखा है कि घुटने की दर्द की लोगों की शिकायत तो उसमें भी इंजेक्शन जो होते हैं, मसल पेन्स में यूज़ होते हैं, जिसके आपके टेंडन इंजरी हो जाए उसमें यूज़ होते हैं। और इसी प्रोसेस से जो प्रोसेस हम स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं यही सी प्रोसेस। हाँ जी, थोड़ी सी सिरिंजेस में नीडल्स में फ़र्क होता है क्योंकि मसल्स आर लिटिल बिट डीपर, तो वो थोड़ा उस तरीके से होता है। लेकिन यस, बिकॉज ये आपका अपना, आप जिस मर्जी कॉन्सेंट्रेशन में इसको डाल दो, द मोर प्लेटलेट्स दे आर द बेटर द रिजल्ट। ठीक है। और यंग स्किन को भी क्या PRP की ज़रूरत होती है? यंग स्किन को टू मेंटेन द स्किन, यस, यू कैन गेट इट डन। लाइक आई सेड, इसमें आपके अपने ग्रोथ फैक्टर्स हैं, आपका अपना ब्लड है, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आपके कोई स्किन में कोई फॉरेन बॉडी नहीं जा रही। सही। तो यस, एब्सोल्युटली, अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हैं अपनी स्किन को, स्पेशली जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा, और जिनके स्पेशली खड्डे होते हैं एक्ने के वो भी बहुत अच्छा, और जिनकी छाइयाँ भी बन रही होती हैं उसमें भी इट्स हेल्पफुल। ठीक है। अच्छा, कितना अरसे के बाद PRP का रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहिए? जनरली 3 वीक्स के बाद नेक्स्ट सेशन होना चाहिए, या मंथली हम करते हैं, लेकिन बेटर अगर 3 to 6 वीक्स के अंदर अंदर सेकेंड सेशन हो। और इसका रिज़ल्ट 3 महीने तक आपकी कोलेजन बनती रहती है, आपका रिज़ल्ट आता रहता है, लेकिन आपने सेशंस कराने होते हैं। कितने सेशंस इसके ज़रूरी हैं? डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। ठीक है। मिनिमम 3 सेशंस होते हैं, 7-8 सेशंस तक भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल से। हमने कुछ उसकी तस्वीरें रखी हुई ताकि लोग देख के उसको बहुत ज़्यादा डर ना जाए कि ब्लड ले रहे हैं पहले आप, और फिर आप उसका क्या प्रोसीजर करते हैं एंड देन कैसे उसको इंजेक्ट करते हैं। सो डिफरेंट पिक्चर्स हैं वो आपके सामने आ रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि PRP का जो ट्रीटमेंट है। अच्छा, ये किस तरह की नीडल्स होती हैं और ये कैसे इसकी एप्लीकेशन होती है? बिल्कुल आपकी बाल से भी पतली नीडल होती है और वो बस हम थोड़ा थोड़ा करके इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो फिर उसके बाद PRP ने अपना काम खुद करना होता है। और ये माइक्रो नीडलिंग हो रही है। ये स्पेशल पेन होता है जिससे छोटे छोटे चैनल्स हम बनाते हैं और फिर PRP ऊपर डाल देते हैं तो वो अंदर चला जाता है स्किन के। ठीक है। सो ये बालों की PRP का इसका मतलब ये मर्द और औरत दोनों जो है ये करवा रहे हैं? दोनों करवा सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी सेफ। बिल्कुल सही। ये भी बालों की PRP। अच्छा, जब बालों में PRP कराएंगे तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे? गिरना भी बंद हो जाएंगे, जो ऑलरेडी आपके बाल हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, जो बाल गिरे हुए हैं वो जल्दी ग्रोथ फेज में आ जाएंगे। ठीक है। और जो आपके फॉलिकल्स वीक हैं वो स्ट्रांग होंगे। सिर्फ जो फॉलिकल्स डेड होते हैं उस पर ये काम नहीं करती, लेकिन जो वीक फॉलिकल्स हैं, जो वीक बाल हैं, जो अनहेल्दी बाल हैं, उन पे काम करते हैं। सो ये एक्ने के लिए मेरा ख्याल है कि PRP जो है वो किया जा रहा है? जी, ये एक्ने के लिए किया जा रहा है। इसमें ये जैसे आप देख रहे हैं कि स्किन में ये आपका अपना ब्लड का प्लाज्मा है, बिल्कुल, जो कि हम इंजेक्ट कर रहे हैं। और ये इसके बाद कोई ब्रूजिंग भी होती है? कोई ब्रूजिंग के चांसेस होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि छोटे छोटे वेसल्स होते हैं स्किन में, तो वो हल्का सा अगर नीडल टच कर जाए तो वहाँ पे हल्का सा नील बन सकता है कुछ दिनों के लिए, विच गोज अवे विद टाइम। उसके लिए मोस्टली कोई आप आर्निका क्रीम लगा लें या विटामिन K लगा लें क्रीम, ठीक है, या फिर इसकी आइसिंग कर दें, खुद ही ख़त्म हो जाता है। जिस तरह से आप ड्रिप्स लगाते हैं तो नील बन जाता है, उसी तरह उसका बस बच्चा बनता है। अच्छा, जिन लोगों को नीडल फोबिया होता है कि वो क्या वो लोग PRP के लिए फिर उनको क्या आप कुछ बहुत सारे लोग आते हैं एक्चुअली हमारे क्लिनिक पे जब आते हैं लोग तो वो देखते हैं कि बहुत सारे PRP सेशंस चल रहे होते हैं, तो जिनको फोबिया भी होता है वो उनको देख के थोड़ा सा हिम्मत पकड़ते हैं। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि एक दफ़ा करवा लें, नेक्स्ट टाइम आप खुद आएंगे। बिल्कुल। तो वो एक दफ़ा कराते हैं और फिर दिन देखा फिर कोई मसला नहीं होता। इतना वो ये लगता बड़ा स्केरी प्रोसीजर है बट वो है नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके सेशंस क्या फिर लाइफ लॉन्ग लेते जाना होता है? ऑन एंड ऑफ होते हैं आप कि डिपेंडिंग ऑन योर स्किन 3 से 6 या 7 सेशंस आपने ले लिए, उसके बाद आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ लोग ट्वाइस अ ईयर करवा लेते हैं इसका रीटच, या फिर एवरी 3-4 मंथ्स करा लेते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे हम लोग मेकअप करें या आप कैमरास के नीचे बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको जो मेंटेनेंस चाहिए होगी वो ज़रा जल्दी चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन वो एजिंग के साथ भी हम लोगों को ज़रा ज़्यादा जल्दी फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट्स जो है वो चाहिए होते हैं, क्योंकि एज जो है वो एक टाइम के बाद ज़्यादा जल्दी ड्रास्टिकली जो है वो अपनी मतलब इलास्टिसिटी भी लूज़ कर रही होती है, टेक्सचर भी उसका हो रहा होता है। बट PRP देखिए जब आप 50s में जाएंगे तो PRP तो वर्क करेगी, लेकिन उस तरह नहीं करेगी जिस तरह से आपकी 30s या 40s में करेगी। ठीक है। तो थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी हैं। लोग अगर फेस लिफ्ट चाह रहे हैं तो वो PRP से मेंटेन हो सकती है,
वो पीआरपी से टोटली ख़त्म नहीं, वो होगी नहीं, सैग्स नहीं जाएंगे। तो वो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स उसमें हमें करने होते हैं। दूसरा ये कि जो डिस्प्रिन या लॉपरिन ले रहे हैं उनको हम ब्लड थिनर्स पे हैं, उनको जनरली हम 1 या 2 दिन के लिए रोकते हैं पीआरपी से पहले कि वो ना करें। और जिनके प्लेटलेट्स नेचुरली कम हैं ब्लड में, उनका नहीं हो सकता। जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या जिनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, तो उनका जनरली हम नहीं करते पीआरपी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? क्योंकि आपने तो पहले बताया कि बिल्कुल ही कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। साइड इफ़ेक्ट्स इसके सिंपली इतने हैं जो इंजेक्शन की वजह से होते हैं, जो लोकलाइज ब्रूज, रेडनेस, हल्की सी टेंडरनेस, बस दैट्स इट। उसके अलावा नहीं, लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बिल्कुल सही। सो ये तो बड़ा ज़बरदस्त सा ट्रीटमेंट हुआ। हाँ जी। जो बालों में भी हो सकता है और फेस पे भी। ज़्यादा इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स आपने फेस पे देखे हैं या बालों के ऊपर देखे हैं? डिपेंड करता है कि बाल आपके किस वजह से गिर रहे हैं। अगर तो आपके बाल जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से गिर रहे हैं तो उसका रिजल्ट स्लो है और बहुत टिडियस है और उसमें बहुत ज़्यादा सेशंस चाहिए होते हैं। अगर बाल आपके केमिकल डैमेज हुए हुए हैं या किसी और वजह से, आपकी न्यूट्रिशन की वजह से, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में हम अगर आपको प्रॉपर वाइटामिन दे दें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और फेस का भी यही है, इट डिपेंड्स कि आप फेस की किस वजह से कर रहे हो। अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हो तो यस, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अगर आप स्कार्स के लिए कराना चाह रहे हो तो कम अज़ कम 6-7 सेशंस आप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता विद एवरी सेशन आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। सो इट वेरीज फ्रॉम एक बंदे से दूसरे बंदे तक अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। बिल्कुल से वंडरफुल। अब ज़रा क्वांटिटी ऑफ ब्लड का भी बता दीजिएगा, क्योंकि जब खून लेने की बात होती है तो ये बहुत बड़ी ड्रिप तो नहीं होगी। नहीं, थोड़ा सा होगा। 9 से 10 सीसी एक सिरिंज ही होती है, 10 सीसी या 9 सीसी में हो जाता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है पीआरपी में, वो ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम 4 सिरिंजेस अगर लें तो उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, ठीक है। वो इस हद तक अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं कि आपकी, हमने लिटरली खुद आंखों से देखा है कि कटी हुई उंगलियां जो सर्जन्स ने जोड़ी और उन्होंने कहा कि ये नहीं हील होंगी, वो भी रीजेनरेट हो गई हैं। मतलब आपने वो मास्क दोबारा लगा दिया, उसको इंजेक्ट किया, वो पीआरपी उस टिश्यू को रिजुविनेट कर देती है। अच्छा, हाँ, इंसान के अपने ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपके टिश्यू को रीजेनरेट खुद करती है। राइट। सो 4 सिरिंजेस का मतलब हुआ कि देन 40 सीसी, 36 to 40 सीसी। तो उसमें इस क्वांटिटी में आपके आ जाते हैं प्लेटलेट्स के आपको और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन ये 40 सीसी जो है ये बालों और स्किन दोनों के लिए है या सिर्फ स्किन के ऊपर इतनी इसकी एप्लीकेशन होती है? ये सिर्फ पर्टिकुलर एरिया के लिए, फॉर वन पर्टिकुलर एरिया। लेकिन वो 40 सीसी आपका जो है विदिन 72 आवर्स रिप्लेनिश कर देती है बॉडी। वो इतना है नहीं है। ठीक है, मतलब उसका कोई डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बस आप, वही मैं कह रही हूँ कि एक दफ़ा, पहली दफ़ा का खौफ होता है, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स और भी बाज़-औक़ात क्लेम करते हैं लोग कि हम ऐड करते हैं पीआरपी में जब आप बालों के लिए कर रहे होते हैं। जी जी। क्या उसका भी कोई रिजल्ट और फ़ायदा आता है? इसका होता है ग्रोथ फैक्टर्स तो खैर पीआरपी में ही इनफ मिल जाते हैं। हम लोग मल्टीविटामिन्स इंजेक्ट करते हैं ज़्यादातर, जिसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, विटामिन्स वगैरह होते हैं, जो डायरेक्टली, उसको मीज़ोथेरेपी कहते हैं, जो हम कंबाइन करते हैं। माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं साथ। फेस के लिए भी है, हेयर के लिए भी है। फेस में फिर इंडिकेशन क्या है, आप वाइटनिंग चाह रहे हो तो उसकी मीज़ो अलग है, एंटी एजिंग चाह रहे हो तो उसकी अलग है, ग्लो चाह रहे हो तो उसकी मीज़ो, वो कॉकटेल्स बनी हुई होती हैं, प्री मेड कॉकटेल्स होती हैं। ठीक है, जो यूज़ की जाती है। बिल्कुल से वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट और सुबह सुबह हमें इन्फॉर्मेशन देने का। अब ये सब वो तरीके हैं जो कि नेचुरली हमारी अपनी बॉडी की जो जिस्म जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनको साइंटिफिकली कैसे यूज़ किया जा रहा है। डॉक्टर नदा, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। ऑलवेज वंडरफुल सीइंग यू। थैंक यू वेरी मच। और हम रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा, इसलिए कि हम आपको मिलवाएंगे अपनी मेहमान से, और मेरी आज की मेहमान जो है उनको और उनके ज़बरदस्त म्यूज़िक को आप बहुत सा एंजॉय करने वाले हैं। सो स्टे विद अस। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।